जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पहला प्रश्न आप सभी के सामने ही क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया यही बताना है। चोलों के द्वारा, पांडवों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा। तो साथियों, तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का जो समूह है वो पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये इनके द्वारा ही क्यों? क्योंकि यह साथियों 7वीं शताब्दी में यह शहर जो है पल्लवों की राजधानी था। और जो साथियों महाबलीपुरम में इमारत है वो द्रविड़ वास्तुकला में बनी हुई है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बीज गणित के क्षेत्र में साथियों आर्यभट्ट ने एकदम अहम भूमिका निभाई। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता। जबकि चरक साथियों आयुर्वेद में निभाया। चरक ने आयुर्वेद में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वारामिहिर ने गणित के क्षेत्र में, लेकिन ये किसी विशेष शाखा से नहीं, गणित के क्षेत्र में। और ब्रह्मगुप्त भी गणित के क्षेत्र में, लेकिन ये किसी विशेष शाखा में नहीं। लेकिन आर्यभट्ट जी हैं, ये गणित के साथ साथ बीज गणित में सर्वाधिक योगदान दिया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कहता मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। पद्मावत के लेखक साथियों मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। और साथियों ये कोई साथियों काल्पनिक कहानी नहीं है, ये साथियों जो है चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती की कथा है। ठीक है, ये पद्मावती की कथा जिसमें साथियों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करके पद्मनी या पद्मावत के जौहर का वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। कहता लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े हुए थे। तो ये साथियों सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, जिसको लोक समाज सेवक भी कहा जाता है। हिंदी में लोक समाज सेवक कहा जाता है। ठीक है, लोक समाज सेवक। जबकि बात करें साथियों सत्य शोधक समाज की, सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया, स्थापना किया गया। और साथियों 1833 में इसकी शुरुआत हुई सरबती दीपिका सभा की। इसके साथियों संस्थापक के बारे में किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता। और साथियों ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन लिखा तथा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा। और इनकी 1901 में इनको शांति निकेतन की स्थापना की, जिसने बाद में आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इनकी गीतांजलि रचना के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, गीतांजलि रचना के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कहता, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना जिस दिन से वह पदभार ग्रहण करता है उसी दिन से की जाती है। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में किया गया, उसमें कहा गया है कि साथियों भारत के संविधान अनुच्छेद 56 के अंतर्गत कहा गया
कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक शासन करेगा या पद धारण करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? यह साथियों अनुच्छेद 343 में निर्धारित है। और भाग 17 ठीक है, भाग कौन सा? भाग 17। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 8 कहता संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो भैया अनुच्छेद 112 में साथियों केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। जबकि बात कर ले 102 में, 102 में क्या है? संसद सदस्यों की निहारताएं हैं, संसद सदस्यों की निहारताएं। और 113 में संसद प्रकरणों के संबंध की प्रक्रिया है। और 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कहता भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? तो भैया योजना आयोग को नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भंग कर दिया। और इसके योजना आयोग के स्थान पर उन्होंने नीति आयोग साथियों चालू कर दिया, नीति आयोग चालू कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये साथियों योजना आयोग क्या करता था? ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। ठीक है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? नहीं तो मैथिली, डोगरी, नेपाली, इन तीनों को प्राप्त है लेकिन गढ़वाली को नहीं प्राप्त है। यही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आप 22 भाषाओं का साथियों 8वीं अनुसूची में, कौन सी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। और बात कर ले 22 भाषाओं में से 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन कौन सी सिंधी भाषा को जोड़ा गया भैया? कौन सी सिंधी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। ठीक है, सिंधी भाषा को। और 71वें संविधान संशोधन के तहत 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें साथियों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। इसको शॉर्टकट में आप नमक करके याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, और 92 संविधान संशोधन में 2003 में किसको जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही जवाब होता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता? प्रश्न संख्या 11 कहता अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? ये साथियों पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे शुभंकर, तो रेलवे शुभंकर कौन है? ये हो जाता है एक प्रकार भोलू हाथी, भोलू एलिफेंट। ये साथियों भारतीय रेल का शुभंकर भोलू एलिफेंट है। और यह प्रतीक चिन्ह एक हाथी का है जो एक ट्रेन गार्ड की तरह हाथ में हरा सिग्नल दिखाता हुआ लाल ट्रेन लेकर खड़ा रहता है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये देखिए क्या कहता, यूरो किसकी मुद्रा है? यूरो किसकी मुद्रा है? तो देखिए यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। यूरोपीय संघ में बच्चों कितने देश हैं? यूरोपीय संघ में
संघ में, ठीक है। 27 देश हैं, 27 देश, 27 देशों में से 20 देशों में यूरो चलता है, तो उन 20 देशों को कहा जाता है यूरोपीय जोन, यूरोपीय जोन। तो ये यूरोपीय जोन की मुद्रा क्या हो जाती है, यूरो हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन कहाँ पनपते हैं या कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है साथियों, ये तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और थोड़ा सा मात्रा में दलदली क्षेत्र, लेकिन यहाँ दलदली और तटीय दोनों दिया, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ज्यादातर ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है साथियों, ये 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है ये अर्थशास्त्र का प्रश्न, इकोनॉमिक्स का है। कहता है कि भैया इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है, कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर। तो प्राथमिक घाटा जो होता है साथियों, वो किसके बराबर, वो साथियों राजस्व, राजस्व प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा माइनस भुगतान, माइनस ब्याज भुगतान, माइनस भुगतान, ठीक है। ब्याज का मतलब राजस्व ही होता है, तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये किसके बराबर होता है, ये प्राथमिक घाटे के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या होती है। ये भी प्रश्न एकदम बढ़िया है, ठीक है, उसी अगले प्रश्न से संबंधित है। राजकोषीय घाटा जो होता है ये किसका परिभाषा होता है, यही आपको बताना। तो ये किसके बराबर, ये ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय की अधिकता को दर्शाता है, यही होता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें साथियों हो गया था योजना अवकाश, किसके कारण, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, और इसमें संसाधनों की कमी का साथियों महसूस किया गया। ऑप्शन आपका ए एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ साथियों प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाता। और अर्ध कुंभ 6 वर्षों में लगता है। अर्ध कुंभ की बात करेंगे तो 6 वर्षों में लगता है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन उत्तर आपका क्या होगा, उत्तर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। कहता है 20 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, किस दिवस के रूप में मनाया गया ये बताना है। तो साथियों ये बताना, तो ये मनाया गया साथियों, ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, प्रश्न संख्या 22। कहता है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनए के पहले महासचिव कौन थे, पहले महासचिव कौन थे। आप यहां पर देख रहे हैं साथियों कि 20 के बाद सीधा 22 नंबर का प्रश्न आ गया। 21 नंबर मैंने प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पर रखा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनए को महासचिव कौन है, तो देखिए, तो महासचिव की बात करेंगे तो पहले महासचिव हैं त्रिदवेली, इनको त्रिगवेली भी कहा जाता है, ये पहले हो जाते हैं फर्स्ट नंबर के। और ये साथियों जो कौन है, ये साथियों जो हैमल्टन है, हैमर स्कोल्डजल, तो ये साथियों दूसरे नंबर के होते हैं, दूसरे नंबर के। यूथांट ये तीसरे नंबर के, और चौथे नंबर के ये हो जाते हैं, ये चौथे नंबर के, ठीक है। तो पहला पूछा ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न। कहता निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्ड का उपनाम क्या है? CR7। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। और ये पुर्तगाल के फुटबॉल टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं। उनका उपनाम CR7 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 24। कहता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? आईसीएआर का मुख्यालय साथियों स्थित है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की बात कर लें, इसकी आईसीएआर की स्थापना की बात कर लें तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 1929 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुंको तिबई, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। तो साथियों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुंको तिबई थी और ये एक जापानी पर्वतरोही महिला है। जापानी पर्वतरोही जो साथियों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब होता है। देखते हैं साथियों, देखते हैं अब आगे। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा। ये साथियों 21 नंबर प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क के तौर पर बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि एवं पर्यावरण, फिल्म, चिकित्सा, खेल। तो ये प्रश्न आपके लिए रहा होमवर्क। ये प्रश्न आपके लिए रहा होमवर्क। इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना। अगर साथियों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा कर दीजिए लाइक और इसे अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ देखिए उत्तर सहित है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको बेहतरीन तरीके से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।